नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। भगवान धन्वंतरी का वंदन करके हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। हमारे साथ में जूम पे इस समय में करीब 300 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं वेबिनार में। और मैं रोज आपको शाम के 7 बजे एक सेशन लेता हूं जो बहुत साधारण साधारण दवाओं पे आधारित होता है। ये श्रृंखला हमारी लगातार चलती रहेगी। धीरे धीरे हम इसमें बहुत सारी चीजों को शामिल करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा योग है वो है लवण भास्कर चूर्ण। तो आप सभी ने लवण भास्कर चूर्ण के बारे में जानना होगा। आप सब लवण भास्कर चूर्ण के बारे में परिचित होंगे। कौन कौन लोग आप में से लवण भास्कर चूर्ण को जानते हैं? आप सभी ने देखा होगा कि इस पाउडर का इस्तेमाल अक्सर हम लोग यूज करते हैं। और ये कहाँ यूज किया जाता है, इसका क्या रेफरेंस है, आज आपको हम सब बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लवण भास्कर चूर्ण क्या है, किस प्रकार से ये हम इसको यूज करते हैं, कहाँ पे इसके संदर्भ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये सारंगधर संहिता मध्यम खंड में एक सेफ रेफरेंस आता है। सामुद्र लवणम कार्यम अष्टकर्षम मितम बुधे पंच सौवर्चलम ग्राह्यम विडम सैंधवक धान्यका पिप्पली पिप्पली मूलम कृष्ण जीर पत्रकम नाग केशर तालीसम अम्लवेतसकम तथा द्विकर्ष मात्राणेतानि प्रत्येकम कार्ये द्वधु मरीचम जीरकम विस्मयकेकम कर्ष मात्रकम। कहते हैं दाड़िमम स्यात् चतुर्कर्षम त्वगेले चार्धकार्षिके और एतच्चूर्णीकृतम सर्वम लवणम भास्करम अभिधम शाण प्रमाणम देयम तु मस्तु तक्र सुरासवे और वात्स्लेष्म भवम गुल्मम प्लीहान मुदरम क्षयम अरसांसि गृहिणी कुष्ठम विबंधम च भगंधरम सोफम सुल्फम सोफम शूलम श्वासकाश वामवातम च हृद्रजम मंदाग्निनाशयित द्वीपनम पाचनम पुरम सर्वलोकहितार्थायम भास्करण्यदुतम पुरा। ये सारंगधर संहिता मध्यम खंड अध्याय छठे अध्याय का 138 से 144वां सूत्र है जो मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया। और ये लवण भास्कर चूर्ण के बारे में बताता है।
लवण भास्कर चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट ये दवा के रूप में आप सब जानते हैं। बहुत समय से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। हमें याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो भी हमारी माँ जो है इस दवा का प्रयोग करती थी। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसे परिवार होगा जिसके परिवार में इसके बारे में, इस लवण भास्कर चूर्ण के बारे में जानकारी नहीं होगी। ये लवण भास्कर चूर्ण जो है, अगर आप देखें तो इसके बारे में कहाँ पे इस दवा के बारे में वर्णन आता है, कैसे काम करती है, आज हमारा यही मेन हमारा जो सत्र है वो इसी के बारे में हमारा ये सत्र है, और हम आधे घंटे में इसको समाप्त करेंगे। आप सब जानते हैं कि पहले तो सबसे पहले जाने कि ये चूर्ण रोगाधिकार की एक दवा है, चूर्ण जिसमें हम पाउडर लेते हैं, दवाओं का हम क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं। तो मैंने अभी जो है क्या रेफरेंस दिया आपको, ये रेफरेंस जो था वो आपने देखा कि ये हम लोगों ने इस रेफरेंस को अभी शारंगधर संहिता से आपको बताया। लवण भास्कर चूर्ण पर बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं। लवण भास्कर चूर्ण को बहुत उपयोगी माना गया है। अगर आप लवण भास्कर चूर्ण को देखें तो आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं रोगों से पीड़ित नहीं होगा। पेट की समस्या सबको है, गृहिणी नाम की एक व्याधि है जो बहुत समस्या काफी लोगों को रहती है, आपने देखा होगा। तो लवण भास्कर चूर्ण जो है ना, ये बहुत प्रभावी है। पहले तो सबसे पहले इस दवा को बनाने के बारे में जानते हैं, कैसे आप बनाएंगे। हमारे इस सत्र का जो मूल उद्देश्य वो ये है कि हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं वो आराम से इस दवा को बना पाए। कैसे, क्या क्या चीजें चाहिए आपको बनाने के लिए, कहाँ कहाँ काम करती है ना, और किन किन नामों से ये मिलती है, क्या क्या इसके संदर्भ हैं, ये सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इसके क्या क्या घटक हैं, क्योंकि आपको घटक द्रव्य पता होने चाहिए। यदि आप काय चिकित्सक हैं या किसी भी विधा में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या आप सामान्य प्रैक्टिशनर हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें समुद्र लवण देखिए, जैसा मैंने आपको अभी एक सूत्र पढ़ के बताया, सबसे पहले कहा गया सामुद्र लवणम कार्यम अष्टकर्ष मितम बुधे, यानी कि सामुद्र लवण। सामुद्र लवण आप सब जानते होंगे, रॉक जो है तो रॉक साल्ट होता है और एक सी सॉल्ट होता है। तो सी सॉल्ट जो है वो 96 ग्राम आपने लेना है। कितना लेना है? मेरे साथ में यहाँ पे जूम पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने मुझे मोटिवेट किया है कि सर आप रोज इस तरह के आधे घंटे के सत्र लिया करो, तो मैं इसको लगातार लेता रहूंगा, ठीक है ना। तो 96 ग्राम आपने लेना है समुद्र लवण। संवर्चन लवण जो है वो 60 ग्राम लेना है, सोचल साल्ट भी कहते हैं इसको। ऐसे ही विड लवण आपने 24 ग्राम लेना है, ब्लैक साल्ट जिसे कहते हैं। सैंधव नमक आपने, सैंधा लवण जो है जो आप सब जानते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। सिंध से आपको ये आता है, आज भी ये आपको आसानी से मिल जाता है। ये 24 ग्राम लेना है। धान्यक कोरिएंडर, कोरिएंडर सटाइवम आप जानते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है, लैटिन नेम है। ये आपने 24 ग्राम लेना है। त्रिकटु आप सब जानते हैं, त्रिकटु शॉर्ट मरीज पिप्पली, तो आपको त्रिकटु का तीनों जो है घटक, शॉर्ट मरीच और पिप्पली आपने लेना है। लॉन्ग पीपल, बड़ी पिप्पली जिसे पाइपर लॉन्गम कहते हैं, इसके फल को आपने 24 ग्राम लेना है। ब्लैक पीपर जिसे आप पाइपर निग्रम कहते हैं, इसके फल को 24 ग्राम लेना है। अदरक जिसे आप जिंजिबर ऑफिसिनल कहते हैं, जिसका राइजोम आप लेते हैं, ये 12 ग्राम लेना है। और लॉन्ग पीपर पाइपर लिंगम लॉन्गम जो मैंने बताया वो 24 ग्राम आपने लेना है। पत्रक, पत्रक क्या है? तो सिनेमम तमाल, इसकी पत्तियां लेनी है 24 ग्राम। काला जीरा ब्लैक क्यूमिन, ये आपने 24 ग्राम लेना है। नाग केसर, निजुआ फेरिया बोलते हैं इसको, इसको 24 ग्राम लेना है आपने। तालीस पत्र, कल भी हमने बात करी थी तालिशादी चूर्ण पर, अबिस वेबियाना, इसकी पत्तियां 24 ग्राम लेनी है आपने। अम्लवेतस सोलेना एम्प्लिक्स क्योलिस, ये 24 ग्राम लेना है आपने। व्हाइट क्यूमिन जिसे क्यूमिनम साइमिनम कहते हैं, इसका
12 ग्राम लेना है आपने। दाड़िम आप सब जानते हैं, पहाड़ों में दाड़िम या अनार मिलता है, प्यूनिका ग्रैनेसम कहते हैं इसे। इसके ड्राइड सीड्स को 48 ग्राम्स लेना है आपने। और सिनोमम जेलेनिकम, सिनोमम, ये इसके स्टेम की बार्क लेनी है 6 ग्राम। और इलायची एला कार्डमम, एलेट्रिया कार्डोमम, ये 6 ग्राम लेना है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। समुद्र लवण, सौवर्चल लवण, बीड लवण, सैंधव लवण, धान्यक, त्रिकटु, लॉन्ग पीपर, ब्लैक पीपर, जिंजर, काला जीरा, पत्रक, नागकेशर, तालीस पत्र, अम्लवेतस, व्हाइट क्यूमिन, दाड़िम, सिनेमम और इलायची, ये सभी आपने बताए हुए रेशियो में लेना है, सूत्र के अनुसार भी, और मैंने आपको बता दिया। अब बनाएंगे कैसे इसको, बहुत आसान है। इन सभी का आप पाउडर कर लें, इन सबको चूर्ण बना लें। ध्यान रखेंगे कि चूर्ण बनाते समय आपने कई बार मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चर कंटेंट आपका रिमूव कर दिया गया हो। और इन सभी को पहले अलग अलग करके आप पाउडर बना लें, फिर इनको एक साथ मिक्स कर दें। और इसको आपने ऊपर से इसको लेमन जूस की इसमें भावना देनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये लवण भास्कर चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लवण भास्कर चूर्ण को आपने कैसे बनाना है तो मैंने अभी बताया आपको। लवण भास्कर चूर्ण को बनाने का तरीका क्या है, तो मैंने जो द्रव्य बताया आपको वो इसी रेशियो में आपने लेना है। सामुद्र लवण 8 भाग, काला नमक ब्लैक साल्ट 5 भाग, जो अनारदाना है वो 4 भाग, 2 पार्ट में बिड लवण, सेंधा नमक, धनिया, नागकेसर, तालीस पत्र, पिप्पली, पिप्पली मूल, काला जीरा, तेज पत्र और अम्लवेतस, ये सब प्रत्येक 2 2 भाग लेने हैं। और ड्राई जिंजर रूट जो है, राइजोम जो है, जिसे हम सौंठ कहते हैं, और ब्लैक पीपर, क्यूमिन की सीड, जीरा, और इनको आपने एक एक पार्ट लेना है। और दालचीनी, सिनेमम जेलेनिकम आधा पार्ट, और इलायची ये आपने आधा पार्ट, और लेमन जूस जो है भावना देनी है, वो मैं आपको ऊपर आपको जो टोटल आप क्वांटिटी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको लेंगे। मेथड क्या है इसको बनाने का, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले इन सारे घटक द्रव्यों को इकट्ठा कर लीजिए, इन सबको साफ कर लीजिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इन सब का पाउडर कर लीजिए, फाइन पाउडर करके सेपरेटली इनका पाउडर करना है, ध्यान रखिएगा। फिर आपने इन सबको एक साथ मिला देना है, यू हैव टू मिक्स ऑल दिस। और इसमें लेमन जूस को मिलाना है, और फिर आप इसके ग्रैन्यूल्स या टैबलेट्स बना सकते हैं। इनको आप सूर्य की रोशनी में आप 1 दिन 2 दिन तक आप ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं, और फिर एयर टाइट कंटेनर में आप इनको स्टोर कर सकते हैं। ये आपका लवण भास्कर चूर्ण बन गया। अगर आप इंडिविजुअल इनकी प्रॉपर्टीज देखें, स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स की, तो जो ब्लैक साल्ट है इसे हम रॉक साल्ट भी कहते हैं, हिमालयन साल्ट भी कहते हैं। आप सब जानते हैं कि इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। आप हमारा ये सत्र फेसबुक पे भी देख रहे हैं, और मेरा मानना है कि आप अभी थोड़ी देर के बाद इसको यूट्यूब पर भी आप देखेंगे। आपकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है मुझे, काफी लोगों ने इस सेशन की डिमांड करी है, तो भी हम इन सेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके। कैलाश चावला जी हमारे विकास नगर से जुड़ते हैं, आप अपने प्रतिक्रियाएं यहाँ पे जरूर लिखिएगा। मैं आपको फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, और जो लोग जूम पे ज्वाइन किए हुए हैं, तकरीबन 300 के आसपास लोग यहाँ पर जूम पे हैं। मैं आपके भी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करूंगा, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मेरे जो जो आपकी जूम की लिंक तो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो वेबिनार वर्जन में आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे जब आप ये लाइव देखेंगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो सेंधा नमक जो है आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मिनरल है, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। पिपली के बारे में जानते हैं कि इसकी कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ये फ्लैचुलेंस में, ब्लोटिंग में, इंडाइजेशन में बहुत मदद करता है। जिंजर के बारे में आप जानते हैं कि जो ड्राई जिंजर है ये अपने आप में एक डाइजेस्टिव एड है, और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशंस को प्रमोट करता है, नौजिया को कम करता है। लौंग को आप जानते हैं, लौंग में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को कम करता है। क्यूमिन जानते हैं आप,
जो रिनाउंड है डाइजेस्टिव बेनिफिट्स के लिए, हमारे गैस और ब्लोटिंग को कम करता है। बड़ी इलायची आप सब जानते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट को बहुत ही आसान कम कर देता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसी प्रकार से सेंधा नमक जो अमोनियम क्लोराइड है, जो इम्प्रूव करता है डाइजेशन को और एसिडिटी कम करता है। निम्ब स्वरस में हमने भावना दी है, तो विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और चूर्ण के फ्लेवर को भी ये इनहेंस करता है। क्या काम है लवण भास्कर चूर्ण का? तो जो लोग जानते हैं हमारे शरीर में रोग का जो कारण है वो आम है सबसे ज्यादा। आप सब जानते हैं कि आम की का निर्माण क्यों होता है? जब भोजन का पाक सही तरीके से नहीं होता है तो फिर वो अपक्व भोजन जो है वो बाद में आम में उसकी परिणति हो जाती है, जो शरीर में टॉक्सिन्स का बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारी बीमारियों का ये कारण होता है। तो ये बहुत बेहतरीन आम पाचक है। जो आम पाचक के लिए औषधियों को ढूंढते हैं ना, या आप इनका इनसे आप आम पाचक इनको बटी के फॉर्म में बना दीजिए, ये आम पाचक बटी बन गई आपकी। जी हाँ, ये लवण भास्कर चूर्ण की आप अगर बटी बना दें तो इससे बेहतर कोई आम पाचक नहीं है। ये एपेटाइजर है, भूख को बढ़ाता है। ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। ये थोड़ा बहुत लैक्सेटिव का भी काम करता है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ये मृदु विरेचन का भी काम करता है। थोड़ा सा ये मूत्र विरेचनीय प्रभाव भी रखता है और एंटीऑक्सीडेंट है। आप सब जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कोशिकाओं को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्री रेडिकल इंड्यूस जो डैमेज है उसको मिनिमाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप एंटी ट्यूसिव के रूप में यूज कर सकते हैं। गैस, अफारे आदि जो फ्लैचुलेंस की कंडीशन होती है वहां भी ये लाभ देता है। भूख बढ़ाने के लिए दीपन औषधि के रूप में, कार्मिनेटिव एजेंट के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तथा कभी कभी हमें आंत्रगत सूल होता है तो वहां पर एंटी स्पाज्मोडिक हर्ब्स के रूप में भी इसका इसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है आप कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जैसा कि मैंने अभी आपको सूत्र बताया, दीपन, पाचन, रोचन, मूत्रकृक्ष, आनाह, सोतहर, आमहर और कृमिहर इसका प्रभाव देखा गया। यानी कि स्टमक डाइजेशन को ठीक करना, डाइजेशन को बढ़ाना, भूख को बढ़ाना, पेशाब की तकलीफ मूत्रकृक्षता को ठीक करना, ब्लोटिंग को ठीक करना, इन्फ्लेमेशन को कम करना, डाइजेशन को इम्प्रूव करना और इंटेस्टाइनल वर्म्स में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा ये ऐसे लोगों में एक बीमारी होती है जिन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, जिनमें कि बहुत भूख ही नहीं लगती है और धीरे धीरे वो बहुत पहले तो एक्यूट कंडीशन स्टार्ट होती है, बाद में ये क्रॉनिक कंडीशन में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हंगर को और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे लोग गैस, अफारे इस तरह की समस्या से पीड़ित रहते हैं, तो उनके लिए पेट में भारीपन लगता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई बायो एक्टिव सब्सटेंस जो है, जैसे वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसको कम करने में, ब्लोटिंग को कम करने में, फ्लैचुलेंस को कम करने में। तो ये बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस को कम करने में बहुत अच्छी दवा है। कॉन्स्टिपेशन के केसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाता है लीवर से, पित्त के जो हमारे लीवर से जो बाइल है उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी जो आंतर्गत जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बेहतर होती है, जिससे कि हमारे फीकल मैटर स्मूथली पास करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये म्यूकस को रिड्यूस करता है, फैट कंटेंट को, जो एक्सेस जो फीकस में जा रहा है उसको भी ये रिड्यूस करता है, और जिससे कि ये स्टूल का स्मूथ पास जो है बाहर जाना उसको एक अच्छी तरह से ये ठीक करता है। आईबीएस एक बहुत बड़ी समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी कई लोग मुझे फोन करेंगे। अभी मेरे सितोप्लानी और अभी पत्तेकर चूर्ण पे लेक्चर को देख करके भी कई बार लोगों ने मुझसे फोन किया है। देखिए आईबीएस जो है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो कुछ भी खा नहीं पाते, पचा नहीं पाते, अनहेल्दी डाइटरी चॉइसेस रहता है शुरुआत में, फूड्स को कंजम्पशन ठीक से नहीं करते,
कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हमारे यहाँ समसन, विषमसन और अध्यसन कहा गया है। न्यूट्रिएंट्स का वैल्यू कम ले रहे हैं लगातार, या बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं। टाइम टेबल नहीं है, रेगुलर इंटरवल्स पे खा रहे हैं। बहुत सारा फिजिकल फैक्टर्स है, मेंटल फैक्टर्स है, इमोशनल फैक्टर्स है, ये सब कारण इसके रहते हैं, जिसपे हम कभी आपको अभी धीरे धीरे हम बीमारियों पे भी चर्चा करेंगे आधे आधे घंटे में। तो आईबीएस एक बहुत बड़ा कारण होता है ऐसे रोगियों में। और आईबीएस के कारण डायरिया, कॉन्स्टिपेशन फ्रिक्वेंटली होता रहता है। तो वहां पर आप लवण भास्कर चूर्ण को एक्सीलेंट ट्रीटमेंट के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर आप इस दवा का प्रयोग आप आसानी से चिकित्सक के परामर्श में किया जा सकता है। चूंकि ये पाचन की प्रक्रिया को ठीक करता है, तो ये बहुत प्राचीन काल से ही इसका जो प्रयोग है, फ्लैचुलेंस में, डायरिया में, हार्टबर्न में, पेप्टिक अल्सर में, जीईआरडी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज में, पाचन के बिगड़ने में, कब्ज में, गैस बनने में किया जाता रहा। इसी प्रकार से ये अल्सर्स में भी बहुत लाभ देता है, क्योंकि इसके कई सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, जो ये शो करते हैं कि लवण भास्कर जो चूर्ण है, ये विभिन्न प्रकार के स्टमक अल्सर्स में, यानी कि पेट के अल्सर्स में, जिनमें कि पेप्टिक अल्सर है, इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसका अच्छा प्रभाव पाया गया है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से इसके आप गुणों को जानना चाहें, तो इसमें रस जो है इसका थोड़ा सा नमकीन है, लवण रस प्रधान है। गुण देखें तो ये लघु है। अगर आप इसके वीर्य को देखें तो ये उष्ण है। प्रभाव देखें तो ये कार्मिनेटिव है। अगर दोषों पे अगर इसका प्रभाव देखें तो ये कफ का शमन करता है और वात का भी शमन करता है। धातुओं पे प्रभाव देखें तो रस धातु और रक्त धातु पे काम करता है। अगर अंगों पे प्रभाव देखें तो ये जठर पर, हमारी आंतों पर, स्प्लीन पर, लिवर पर, लंग्स पर, इन सब पे इसका सीधा प्रभाव है। अब आप फिर वही आपका सवाल है कि इसकी डोज क्या होगी। तो देखिए, डोज जो है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डिसाइड करेगा, लेकिन चूर्ण की जो मात्रा है वो अप्रोक्सीमेटली हम 2 से 3 ग्राम, आधा से 1 चम्मच रखते हैं दिन में 2 बार। और इसे भोजन से पूर्व लेना है या भोजन के बाद लेना है, या इसका अनुपान क्या होगा, यह भी चिकित्सक को ही तय करना है। हाँ, किसी भी दवा का प्रयोग बगैर किसी भी चिकित्सक के परामर्श के ना लें। सामान्य रूप से लोग पूछते हैं कि क्या ये सभी लोगों में सेफ है। वही सवाल है कि देखिए, कोई भी चीज औषधि है या चाहे भोजन है, अगर आप मात्रा से अधिक लेंगे तो वो नुकसान करेगी। तो एक्सेसिव अगर आप इस चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो इससे थर्स्ट बढ़ेगी आपकी, और मुंह मुंह में ड्राइनेस होगा। एक बात है, मैं जो करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को मैं नहीं देता, क्योंकि आपने साल्ट है इसमें। तो उन लोगों को जिनको साल्ट कंटेंट लिमिट किया गया, उनको आप लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग ना करें। सवाल फिर से वही है आपके चैट बॉक्स में कि प्रेगनेंसी में और या जो फिर लैक्टेटिंग फीमेल है, क्या उनमें हम दे सकते हैं इस दवा को। आपने सीतोपलादी चूर्ण के बारे में भी यही पूछा था, ताली शादी में भी यही पूछा था। देखिए, मेरे बहुत सारे लोग, 250 से 300 लोग यहाँ जूम पे जुड़े हुए हैं, और मैं डायरेक्टली उन्हीं के लिए सेशन लेता हूँ। और मेरे ये बाद में फेसबुक पे और यूट्यूब पे ये लेक्चर्स बाद में देखे जाएंगे, और यूट्यूब पे तो फिर कई सालों तक देखा जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि प्रेगनेंसी या फिर आप ऐसी फीमेल जो लैक्टेटिंग फीमेल है, उनमें आप जो भी पाउडर देते हो, चाहे वो सीतोपलादी हो, चाहे अभिपत्तिकर हो, चाहे लवण भास्कर हो, देखिए आपको उसमें आपको सुपरविजन रखना जरूरी है क्योंकि आपको क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही इंडिविजुअल व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए देना है। कई बार हम ये करते हैं ना कि टेलीफोनिकली हम दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या हम रोगियों को यूं ही दवा डाक के माध्यम से भेज देते हैं। मैं इसका बहुत सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। आयुर्वेद में एक ही दवा को 10 तरीके से 10 अलग अलग रोगियों को देना होता है। अगर आप आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन कर रहे हैं कि आप फलानी गोली दे दे रहे हैं जो सब में काम करेगी, सब में विरेचन कराएगी, सब में जो है वो भूख बढ़ाएगी, तो आप फिर अपने सिद्धांतों से खुद ही नीचे जा रहे हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज की प्रकृति अलग है, उसका सार अलग है, उसकी सनन संघनन अलग है। अगर वो स्वस्थ भी है तो उसका अलग अलग पैरामीटर है। अगर ए दवा है और ए पर्सन है तो बी के लिए वो
ए के लिए अलग होगी, बी के लिए अलग। तो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन और नीड्स के हिसाब से दवाइयाँ अलग अलग है। तो मेरे वो मित्र जो लोग दवाइयाँ सीधे सीधे डायरेक्टली भेज देते हैं किसी को भी, बगैर उसकी प्रकृति जाने हुए, सार जाने हुए, संघनन जाने हुए, विकृति जाने हुए, तो शायद मुझे लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं। भले ही आप आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन आप आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यही तो एलोपैथी भी करती है। वो सबको बोलती है कि तुम बुखार आए तो पैरासीटामोल खा लो। तो मैं ये इस लेक्चर के माध्यम से जो लोग बाद में देखेंगे, मैं इनको ये कंक्लूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये डाइजेस्टिव रेमेडीज डाइजेस्टिव बेनिफिट्स देती है आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा हर व्यक्ति के लिए एक ही दवा सूटेबल नहीं होती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के आप किसी भी रोगी को आप दवा ना लिखें, और स्वयं निर्माण करके आयुर्वेदिक वैद्य तो इन दवाओं का निर्माण कर सकता है, लेकिन इन मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद जन सामान्य स्वयं ही लवण भास्कर चूर्ण का निर्माण करके स्वयं इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि एकेडमिक पर्पस से हमने ये लेक्चर दे रहे हैं, जहां पर हमारे आयुर्वेद के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जूम में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि बहुत प्रॉपर केयर से देना होता है, क्योंकि इसमें साल्ट कंटेंट है, तो आपको अन्य चीज भी ध्यान रखना होता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि कुछ रिसर्चेस हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं अपने इस लेक्चर को वैज्ञानिक लेक्चर के रूप में रखना चाहता हूं। तो एक रिसर्च है जो इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में इसका प्रयोग किया गया है, लवण भास्कर चूर्ण का। मैं प्रयास ये करता हूँ कि यहाँ पर इस पे क्या क्या रिसर्च हुई है इन ड्रग्स के बारे में, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जितने भी ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, उस पर एक रिसर्च हुई है, और ये जो है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में ही ये रिसर्च हुई है। और इसमें जो है ये रिसर्च करने वाले जो है ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं। उन्होंने बताया है कि जो ये लवण भास्कर चूर्ण है, उसका जो फाइनल कंक्लूजन रिजल्ट बता देता हूं मैं आपको। फाइनल कंक्लूजन जो है उनका, क्योंकि पूरा रिसर्च तो हम नहीं बताएंगे, तो उन्होंने कहा है कि ये इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस, स्टिमुलेटिंग एपेटाइट, ये सब को ठीक करता है ये। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन में, स्प्लिनोमेगैली में, हेमोरॉइड्स में, मैल एब्जॉर्प्शन में, और अलग अलग सब कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विशेष कुछ नहीं है, ये तो बातें हमारे शास्त्र में बताई गई है, और उन्होंने इसी बात को कंफर्म किया है अपना शोध पत्र प्रकाशित करके। और चीज के और भी रेफरेंसेस हैं, आप अगर ढूंढना चाहें तो लवण भास्कर चूर्ण के संदर्भ कहाँ कहाँ मिलते हैं तो आप लिख लें कि ये वैशज रत्नावली में इसका रेफरेंस है, बंग सेन संहिता में है, गद निग्रह में है, भारत भैषज रत्नाकर में है, वृहत निघंटु रत्नाकर में है, रस रत्नकार में है, तो चक्रदत्त में है, बृंद माधव में है, तो वहां पर ये भास्कर लवण चूर्ण के रूप में इसका रेफरेंस आता है। योग रत्नाकर में, भारत भैषज रत्नाकर में, और कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े इसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भास्कर लवण चूर्ण और लवण भास्कर चूर्ण, ये दोनों ही नाम से आता है। एपीआई इंडेक्स के हिसाब से इनको एक ही माना गया है। एपीआई इंडेक्स आप सब जानते हैं, जो हमारी फार्माकोपिया है वो तय करती है कि ये फॉर्मुलेशन शास्त्रीय है या नहीं है, और वहां पर इन दोनों को ही एक ही प्रकार से माना गया है। अब यहाँ पर एक सवाल आया है, बहुत सामान्य सवाल है जो मैं आपका ले लेता हूँ। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। जो लोग आयुर्वेद की दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता है कहते हैं, तो वो आयुर्वेद को बरगला रहे हैं। आयुर्वेद की दवा का भी साइड इफेक्ट होता है। एवरी ड्रग विच इज एन इफेक्ट, आइदर इट इज प्लेसिबो, तो उसका साइड इफेक्ट होगा। उदाहरण देता हूं मैं, अगर आप किसी को आप जो है वो सर्पगंधा घनवटी अत्यधिक मात्रा में दे देंगे, तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव आता है उसकी मानसिक स्थिति पे, इसीलिए अश्वगंधा मिला के देते हैं हमारे यहाँ। इसीलिए फॉर्मुलेशंस को दिया जाता है जिसमें एक दवा के साइड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए ऑलरेडी दूसरी दवा होती है। इसलिए हम लोग सिंगल हर्बल जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसको देने से बचते हैं, क्योंकि हर एक जो दवा है अगर आप सिंगल दे रहे हैं तो उसमें कई बार कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं।
तो ऐसे ही लवण भास्कर चूर्ण है या चाहे कोई भी चूर्ण है, अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो स्टमक इरिटेशन करेगा, बर्निंग करेगा, क्योंकि साल्ट है ना इसमें। हाइपर एसिडिटी भी कॉज करेगा अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो। आप अम्ल है, उसमें नमक है ना। और जिन लोगों को साल्ट लेना रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जैसे मैंने बताया कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में, तो आपने वहां पर सावधानी से इसका प्रयोग करना है। कुछ लोगों ने पूछा है कि कौन सी कंपनी बनाती है, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूंगा। सभी कंपनियां जो बनाती हैं वो सभी अच्छे हैं, बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं नहीं जो आपको इसमें कुछ नहीं मिलते हो। तो इसका हम लोग, अब एक सवाल आया कि क्या ये वजन बढ़ाएगा। देखिए, अगर वेट लॉस का कारण जो है वो अगर भूख कम लगना है, जिसके कारण वजन कम हो रहा है, तो जी हाँ, अगर आप इसको कुछ सप्ताह तक लेंगे अगर रोगी चिकित्सक के परामर्श से, तो आपका वजन बढ़ाएगा ही डेफिनेटली। और एक और सवाल आया है यहाँ पे कि क्या हम इसको अपने प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं आप बना सकते हैं। अगर आपको ये सभी दवाइयाँ उचित क्वालिटी की, गुणवत्ता की आपको मिल जा रही है, तो आप बेशक बना सकते हैं इसको। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए अपने रोगी को प्रेस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इसकी गुणवत्ता आपके अपने हाथ में होगी, है ना। तो मैं यही कहूँगा फाइनली कि एक ऐसी दवा है जो टाइम टेस्टेड है, आयुर्वेदिक दवा है हमारी, जिसमें कि हमारे प्राकृतिक सोर्स से लिए गए इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बहुत हजारों साल से हम लोग उसका प्रयोग करते आ रहे हैं। तो हमें लेकिन फिर से यही कहेंगे कि इसको आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही लेना है। और डेफिनेटली अगर हम इसको स्वयं इसका प्रयोग करते हैं तो ये नुकसान कर सकती है। अकील अहमद जी पूछते हैं फेसबुक पे, चूंकि मैं मेरे सामने स्क्रीन चल रहा है तो ये फेसबुक पे भी दिख रहा है और जूम पे भी दिख रहा है। अकील अहमद जी, हाइपर एसिडिटी में आप इसे, अगर मान लीजिए कि हाइपर एसिडिटी का कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर हाइपर एसिडिटी का कारण अग्नि का दीपन पाचन ना होना है, अग्नि का दीपन दीप्त ना होना है, तो वहां दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि अकील अहमद जी इसमें लवण के साथ साथ अम्ल रस भी है इसमें। ठीक है अकील अहमद जी, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो उत्तर यस लिखेंगे। और भी कोई सवाल है यहाँ तो आप पूछ सकते हैं। युद्धवीर सिंह जी देख रहे हैं, कैलाश चावला सर विकास नगर से देख रहे हैं, और आप कहाँ से हैं ये भी लिखेंगे। जूम पे हमें करीब 300 लोग देख रहे हैं। बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे, मैं सारे सवाल तो नहीं ले पाऊंगा, ये आधे घंटे का ही सेशन है। मैंने कुछ चुनिंदा सवाल जो फेसबुक पे आए थे वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अकील जी, है ना। तो यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया है तो आप इसको खूब शेयर करिएगा हमारी लिंक को। थैंक यू अकील जी, धन्यवाद। और कैलाश चावला सर जी और तमाम सारे लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ, अकीता है, अनिकेत है, कुछ लोगों के नाम मैं ले ले रहा हूँ, रमेश हैं, सुरेश जी हैं, साथ में यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जूम पर। करीब अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो जो आपके सवाल हैं वो बाद में भी रख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्ते। हम कल फिर किसी और योग के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।